देहरादून को मिला पहला स्टेट जेट फाउंटेन। शहरी विकास मंत्री ने किया लोकार्पण। 15 लाख की लागत से बनेगा फाउंटेन। मसूरी से सटे जौनपुर में मनाया गया मौन मेला। हजारों लोगों ने लिया मेले में भाग। उत्तराखंड की पौराणिक धरोहर है मौन मेला। नशा निरोधक दिवस पर चंपावत में निकाली गई साइकिल रैली और पैदल रैली। रैली के माध्यम से दिया गया लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सुबह से ही हो रही कई जगह पर बारिश। और किच्छा में व्यापारी के पुत्र पर हमले से भड़के व्यापारी। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की उठाई मांग। पुलिस तलाश कर रही आरोपियों की। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां राज्य सरकार ने चालू की वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 65 करोड़ों का बजट पेश किया गया है। राज्य सरकार के बजट को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने बजट खर्च को लेकर निर्देश दे दिए हैं। वित्त विभाग ने बजट खर्च को लेकर सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए करोड़ों का बजट पेश किया गया है। तो राज्य सरकार के बजट को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने बजट खर्च को लेकर निर्देश दिए हैं। तो चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। कैलाश, जिस तरीके से राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, बजट खर्च को लेकर निर्देश दिए हैं, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया गया था उत्तराखंड में, और 65,500 करोड़ के लगभग का ये बजट था, जिसे विधानसभा में पास किया गया था। राज्यपाल की मंजूरी के लिए जाता है बजट, और आपको बता दूं कि अब राज्यपाल द्वारा इस बजट को मंजूरी मिल चुकी है और वित्त विभाग को ये बजट आवंटित हो चुका है। वित्त विभाग अब आदेश जारी कर चुका है तमाम विभागों को कि अब बजट को उनके मुताबिक खर्च किया जाए, क्योंकि विभागों के जो बजट थे वो आ चुके थे, लेकिन सिर्फ इंतजार था कि यहाँ पर जो बजट है, बजट पर मुहर लगे राज्यपाल की, और प्रशंसा मुहर लग चुकी है राज्यपाल की। उसके बाद अब जो भी विकास के कार्य जो रुके हुए थे, जो अधर में लटकी हुई जो योजनाएं थी, वो धरातल पर अब उतरती नजर आएंगी, क्योंकि बजट को लेकर कई विभाग ऐसे होते हैं जिनके कार्य नहीं हो पाते, कई योजनाएं ऐसी होती है जो धरातल पर नहीं उतर पाती। लेकिन अब चूंकि प्रदेश का जो बजट है उस पर फाइनल मोहर लग चुकी है महामहिम राज्यपाल की, तो जाहिर तौर पर अब वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है ये निर्देश कि तमाम जितने भी विभाग हैं और जो भी बजट इन विभागों को जारी किया गया है, उसके तहत वो तुरंत अवमुक्त अपना बजट करें और जो विकास कार्य के जो कार्य हैं उनको करवाएं। बिल्कुल, जो इस बार का बजट आया है, आप किस तरीके से देखते हैं बजट को? किस तरीके का बजट है इस बार का? देखिए, जो बजट पेश किया गया था विधानसभा सत्र में, वो बजट उम्मीदों का बजट था। और मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार, जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का उपचुनाव के बाद ये पहला बजट सत्र था, तो जाहिर तौर पर ये बजट उनके लिए भी खास था। और इसलिए भी ये बजट को खास माना जा रहा है क्योंकि पहली बार इस वक्त दोनों ही मंडलों में, चाहे कुमाऊं मंडल की बात करें, गढ़वाल मंडल की बात करें, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के दोनों मौजूद वहां पर रहते। उन दोनों की मौजूदगी में लोगों से राय ली गई थी, खासतौर पर उन लोगों से जो बजट से जुड़े लोग हैं। जैसे कि अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं, बिजनेसमैन अगर बिजनेस करते हैं तो जाहिर तौर पर वो राजस्व सरकार को देते हैं, तो राजस्व अगर वो सरकार को दे तो उनकी भी कुछ अपेक्षाएं सरकार से होती है। लिहाजा उन तमाम लोगों से सुझाव लिए गए थे, और जो अच्छे सुझाव थे उन सुझावों को बजट में सम्मिलित किया गया था और उसी के बाद बजट पेश किया गया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जनभावनाओं से जुड़ा ये बजट था, जन भावनाओं के अनुकूल ये बजट था। और अब जिस तरीके से हर मद में पैसा खर्च किया जाएगा, तो उम्मीद यही जता रही है प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से कि उनकी जो सरकार है, उनकी सरकार ऐसा पैसा खर्च करे कि जो विकास कार्य के जो
जो विकास कार्य की जो योजनाएं होती हैं, जो अन्य कार्य होते हैं, वो ना रुक सके और विकास का पहिया ऐसे ही प्रदेश का चलता रहे। बिल्कुल, बजट तो उम्मीदों भरा रहा है, लेकिन अब विभागों के लिए भी एक चुनौती रहेगी, क्योंकि राशि का सही तरीके से उपयोग करना विभागों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहेगा। बिल्कुल प्रशंसा, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है और मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे विभाग होते हैं जो अपना बजट खर्च नहीं कर पाते, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। और उस सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई विभाग अपना पूर्ण बजट खर्च नहीं कर पाता तो वो पैसा लैप्स होकर वापस चला जाता है, जिसका कोई यूज नहीं होता है। तो जाहिर तौर पर अब की बार यही कोशिश मुख्यमंत्री की थी और रहेगी भी कि कोई भी विभाग अपना बजट को लैप्स ना होने दे, क्योंकि अगर बजट लैप्स होगा तो काम फिर रुकेंगे। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को नहीं रुकने दिया जाएगा, संकल्प पत्र बीजेपी का जो है उसमें जो भी वादे किए गए हैं प्रदेश की जनता से, उन वादों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। तो अब कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब महामहिम राज्यपाल द्वारा बजट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि जो बजट होगा, बजट ठीक तरीके से यहाँ पर खर्च किया जाएगा और जो विकास के कार्य होंगे वो पूर्ण हो पाएंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से खबर मिल रही है, जहां उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछार पड़ने का अनुमान भी जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है। तो चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। कैलाश, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, किन किन जिलों में भारी बारिश हो सकती है? जिले हैं, तमाम पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मानसून चूंकि अब दस्तक देने वाला है, लिहाजा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर येलो अलर्ट है, और चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो, हर जगह के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते अब प्रशासन एक बार फिर से सतर्क मोड में है। 2 दिन पहले आपदा प्रबंधन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आयोजित की थी सचिवालय परिसर में, जिसमें मीडिया को भी आमंत्रित किया गया था। मीडिया की जो भूमिका थी वो क्या होनी चाहिए आपदा के दौरान, इसको लेकर भी एक मीटिंग आउट की गई थी, जिसमें IND 24 की टीम भी मौजूद रही थी। कई ऐसे सुझाव यहाँ पर पत्रकारों द्वारा दिए गए, कई ऐसे सुझाव पत्रकारों को भी यहाँ पर मिले हैं कि किस तरीके से मीडिया आपदा में अपनी भूमिका यहाँ पर बता सकती है। और जिस तरीके से अब मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट इसीलिए जारी करता है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। क्योंकि 2013 की बात करूं प्रशंसा, 2013 में जो केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी, उसके बाद से प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी होने से पहले ही SDRF, NDRF, ITBP के जवानों को तैनात कर दिया गया है अलग अलग टुकड़ियों में। और जो चिन्हित जो क्षेत्र हैं जहां पर ओलावृष्टि की बात की जा रही है, जहां पर भारी बारिश की बात की जा रही है, वहां पर पहले से ही टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर मौसम विभाग की इस अलर्टनेस से जो अन्य विभाग है वो अलर्ट हो चुके हैं। और जो आपदा प्रबंधन जो विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार यहाँ पर आपसी संपर्क में इन तमाम लोगों के है, ताकि अगर कोई भी यहाँ पर खबर ऐसी आती है तो उस खबर पर तुरंत संज्ञान लिया जा सके। बिल्कुल, वहां पर पर्यटक भी पहुंचते हैं भारी संख्या में कैलाश, ऐसे में कहीं न कहीं जागरूकता भी काफी जरूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ज्यादा बारिश होती है, लोग अलर्ट मोड पर नहीं रहते, ऐसे में कहीं न कहीं हादसे भी हो जाते हैं और जागरूक रहना उतना ही जरूरी है लोगों के लिए भी। हाँ देखिए, एडवाइजरी की जहां तक बात की जाए तो जाहिर तौर पर सरकार समय समय पर एडवाइजरी जारी करती है, और जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है तो इसे एडवाइजरी भी हम मान सकते हैं। क्योंकि इसी एडवाइस के तहत अब जो अन्य विभाग है, जो खासतौर पर जो संबंधित विभाग है जिनका आपदा से संबंध है, वो यहाँ पर अलर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह की जो एडवाइजरीज है लगातार जारी की जाती है। और वाकई में आपने ठीक कहा कि 4 धाम यात्रा चल रही है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, 24 लाख से ज्यादा लोग अभी तक यात्रा कर चुके हैं 4 धामों की। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है कि किस तरीके से इन लोगों को सेफ यात्रा करवाई जाए और उसके बाद सकुशल यहां से वापस रवाना किया जाए। तो इस चुनौती को देखते हुए ही मौसम विभाग के अलर्ट को बहुत ही गंभीरता से यहां पर लिया जा रहा है, और खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर ऑरेंज अलर्ट है।
बिल्कुल, अभी यहाँ पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्या कहीं पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है? हालांकि अभी तो मानसून दस्तक दे ही रहा है, उतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी संभावना बन रही है? जी नहीं, देखिए अभी वाकई में अभी मानसून दस्तक दे ही रहा है, मानसून आया नहीं है। रेड अलर्ट की अभी कहीं कोई भी अलर्ट अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, ना ही जो मौसम विभाग है उसके द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ऑरेंज और येलो अलर्ट की बात हमने कही है, तो इसको भी हल्के में नहीं लिया जा रहा, और ना ही हम तो ND24 यही अपील करेगा प्रशासन से और खासतौर पर यात्रियों से कि आप बिल्कुल भी एडवाइजरी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक हल्की सी चूक भी किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। और जाहिर तौर पर जितनी यहाँ पर जागरूकता होगी, जितनी एडवाइजरी को लोग फॉलो करेंगे, उसका फायदा लोगों को ही मिलेगा। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी होती है और अनहोनी से पहले ही एडवाइजरी अगर लोगों तक पहुंच जाती है, तो जान माल के नुकसान की कमी कम होती है और यहाँ पर रेस्क्यू के जो ऑपरेशंस है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, रेड अलर्ट यहाँ पर हालांकि जारी नहीं किया गया है, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से एक और खबर मिल रही है, जहां उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगेगी। पॉलिथीन का इस्तेमाल करने पर 5,000 तक का जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष सिंगल यूज प्लास्टिक पर आपको बता दें रोक लगाई थी। सभी निकायों को निर्देश दे दिए गए हैं, जब्ती और चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगेगी। पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर 5,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने आपको बता दें पिछले साल सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई थी। सभी निकायों को निर्देश दे दिए गए हैं, जब्ती और चालान की कार्रवाई अब सीधी की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। पॉलीथीन का इस्तेमाल करने वालों पर 5,000 तक का जुर्माना लगेगा। जब्ती और चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी निकायों को। केंद्र सरकार ने आपको बता दें पिछले साल सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई थी, ताकि प्लास्टिक का उपयोग बंद हो सके। जो पॉलीथीन का उपयोग लोग करते हैं वो बंद हो सके, उसी के तहत अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो देहरादून से खबर, उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगेगी। पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर 5,000 तक का जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई थी और सभी निकायों को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं, जब्ती और चालानी की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विधायक भुवन कापड़ी ने पहुंचकर 21 जून को प्रशासन द्वारा तोड़े गए एक गरीब के मकान का निरीक्षण किया है, जहां दुखी पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि 21 जून को ग्राम खिलड़िया निवासी पुष्पा देवी पत्नी ब्रजेश कुमार का निर्माणाधीन मकान एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में जेसीबी द्वारा जमीन दोस्त कर दिया गया था, जिस पर पीड़ित परिवार ने पड़ोस के ही खनन अधिकारी पर खेत के मेड़ के विवाद में रंजिशन प्रशासन द्वारा मकान तोड़वाने का गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही 22 जून को पीड़ित परिवार और आक्रोशित ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाते हुए रविंद्र विष्ट एसडीएम खटीमा को ज्ञापन भी सौंपा था। इसी कड़ी में खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से भी बातचीत की। मकान तोड़ा गया, वो एक खनन अधिकारी के दबाव में तोड़ा गया है। अचानक 1 घंटे पहले रोकने को कहा जाता है और 1 घंटे बाद जेसीबी ले जाके तोड़ दिया जाता है। कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, और मकान तोड़ दिया जाता है। जो एक गरीब आदमी मजदूरी करके मकान बना रहा था, उसको तोड़ने का काम किया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इसकी बातचीत मेरी जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी दोनों से हुई है और आज मैं वहाँ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों से भी मिलकर आया हूँ। तो सरकार को ग्रामीणों जो गरीब आदमी है उनको बिठाने का काम करना चाहिए, न कि उनको उजाड़ने का।
सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास देर रात से मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात 3 बजे के लगभग मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं घना कोहरा छाने से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पर्यटक भी अपने अपने कमरों में कैद हैं। काला ढूंगी में कार नैनीताल से आते समय अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं हादसे में 6 लोग घायल भी हुए हैं। मामले की जांच जारी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं संचालित सर्वे चौक रोटरी का लोकार्पण किया गया। इस रोटरी पर सुंदर बागवानी के साथ ही सुंदर फव्वारे का भी संचालन किया जा रहा है। बता दें, इस कार्य की लागत लगभग 15.94 लाख रुपए है। ये देहरादून का पहला स्ट्रीट जेट फाउंटेन है। इसकी ऊंचाई 15 फीट है तथा इसमें 7 विभिन्न रंगों की लाइट का प्रयोग किया गया है, जो कि पानी के ऊपर जाने के लिए अपना रंग बदलती रहती है। तो देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगी घसियारी योजना। योजना के लागू होने से प्रदेश की 3 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। देहरादून और नैनीताल जनपद के पर्वतीय विकास खंडों में ये योजना लागू होगी। तो देहरादून से खबर है, प्रदेश के सभी जनपदों में घसियारी योजना लागू होगी। योजना के लागू होने से प्रदेश की 3 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। देहरादून और नैनीताल जनपद के पर्वतीय विकास खंडों में ये योजना लागू की जाएगी। तो देहरादून से खबर, प्रदेश के सभी जनपदों में घसियारी योजना लागू की जाएगी। प्रदेश की 3 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और देहरादून और नैनीताल जनपद के पर्वतीय विकास खंडों में ये योजना लागू होगी। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 1 अक्टूबर से दिल्ली नहीं जा पाएंगी उत्तराखंड की 200 बसें। दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड सरकार को पत्र भेजा है। 1 अक्टूबर के बाद केवल BS6 बसों का ही दिल्ली के लिए संचालन हो सकेगा, एंट्री मिलेगी। उत्तराखंड परिवहन निगम के पास है BS6 मानक की 50 बसें। तो दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में BS4 वाहनों की एंट्री बंद की गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां 1 अक्टूबर से दिल्ली नहीं जा पाएंगी उत्तराखंड की 200 बसें। दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड सरकार को पत्र भेजा है। 1 अक्टूबर के बाद केवल BS6 बसों का ही संचालन हो सकेगा। दिल्ली में एंट्री इन्हीं बसों को मिलेगी। उत्तराखंड परिवहन निगम के पास BS6 मानक की 50 बसें हैं और अब इन्हीं 50 बसों का संचालन दिल्ली की ओर हो पाएगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार के बहादराबाद थाने में लावारिस वाहनों की नीलामी की गई। ASP हरिद्वार और ARTO हरिद्वार के निर्देशन में नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिस पर अधिकतम बोली का 18% GST भी ठेकेदार द्वारा ही तय होगा। वहीं बहादराबाद पुलिस द्वारा लावारिस 30 वाहनों की नीलामी 3,35,000 रुपए में ठेकेदार मिन्नू के द्वारा की गई। नीलामी में 130 ठेकेदारों ने भाग लिया है। नीलामी के दौरान ASP हरिद्वार रेखा यादव, ARTO हरिद्वार और थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान नितेश शर्मा थाना अध्यक्ष ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की गई है। किसी प्रकार का दबाव किसी ठेकेदार के ऊपर नहीं बनाया गया। नियम अनुसार ही नीलामी की गई है।
पुराने स्कूटर हैं 25 मोटरसाइकिल स्कूटर जो खत्म है बिल्कुल, और 5 इसमें गाड़ी। हमारे पे 3,15,000 में भी जीएसटी विदाउट जीएसटी के हुई है। ये 29 वाहन है, नहीं कितने 30 वाहन। में आज भादराबाद थाने में नीलामी का आयोजन किया गया। इसमें टोटल 30 वाहन थे, जिसमें से 60/72 एक्साइज एक्ट के और 2 हमारे लावारिस वाहन थे। तो कुल वाहनों की कीमत नीलामी में जो बोली लगाई गई वो 335 पर फाइनल हुई है। बीजेपी नेता राजेश्वर पेन्यूली ने जाख डोबरा लंबगांव मोटर मार्ग को डबल लेन बनाने की बात कही है। मार्ग सकरा होने के कारण मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि डोबरा टाठी पुल देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सकरी सड़क होने के कारण वाहन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए जाख डोबरा लंबगांव सड़क को जल्द से जल्द डबल लेन बनाना जरूरी है। वहीं खेट पर्वत क्षेत्र को योग पीठ घोषित करने की मांग की, ताकि युवाओं के स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकें। मथुरापट्टी या शेर मुखेम इधर से होती हुई जो रोड जा रही है, इस रोड को भी कहीं ना कहीं से आप नेशनल हाईवे है उसमें लाएं, जिससे चौड़ी हो जाए। तो कम से कम जो टिहरी झील के कारण से हमें नुकसान हुआ है, कुछ उसकी भरपाई यात्रियों के द्वारा हो सके। मानसून काल को देखते हुए चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने चंपावत से लेकर घाट पनार तक एनएच का निरीक्षण किया। डीएम भंडारी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को डेंजर जोन में जेसीबी मशीन रखने, एनएच के किनारे गिरे बोल्डर और मलबे को तत्काल हटाने, सड़कों में हुए गड्ढों में पेच वर्क करने, बंद पड़ी नालियों और तत्काल खोलने के, ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने के और दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं डीएम भंडारी ने अधिकारियों को मानसून काल में कतई लापरवाही न बरतने के भी आदेश दिए हैं। इस दौरान NHPMGSY, आपदा प्रबंधन और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने थली सैंड थाना के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार जनता के हितों में काम कर रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पुलिस थाना होने से अपराधों को रोकने में काफी मदद मिलती है। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्धारित समय पर भवन का काम किया जाए, जिससे पुलिस कर्मियों को प्रशासनिक भवन और आवास समय पर मिल सके। बता दें कि मंत्री ने 2,15,19,000 का प्रशासनिक भवन और 99,56,000 के टाइप 2 के आवासीय भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस तरह अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने थाना अध्यक्ष तथा सिंचाई विभाग के जेई सुनील उप्रेती को निर्देशित किया कि आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त निर्मित होने वाले थाने के भवन व टाइप 2 के 4 आवासीय भवनों का समय पर निर्माण कार्य पूर्ण करें। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां संविदा आउटसोर्स वाहन चालकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कई अधिकारियों की शिकायत की है कि अधिकारी सरकारी वाहन का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने और बाजार में सब्जी लाने के लिए वाहन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मामले में भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाकर मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। देखिए, आउटसोर्सिंग चालक संघ ने जो ये हिम्मत जुटाई, सबसे निचले स्तर पे काम करने वाला हमारा कर्मचारी जिसको बहुत ही कम वेतन मिलता है, मैं उसको बधाई देना चाहूंगा कि अपने अधिकारियों और ऐसे गलत लोगों के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा लेने की हिम्मत दिखाई और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, यह अवगत कराते हुए कि गाड़ियों का दुरुपयोग हो रहा है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ और भी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है।
अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह उत्तराखंड पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अग्निपथ योजना में कई खामियां गिनाई और कहा कि अग्निपथ योजना युवा और देश की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है। महज 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं पर रिटायरमेंट का ठप्पा लग जाएगा। तीनों सेनाओं में करीब 1.5 लाख पद खाली हैं। आखिर सरकार खाली पद भरने पर काम क्यों नहीं कर रही? हर देश और हर सेना भिन्न है। हर देश अपनी सेना बनाती है और अपनी परिस्थितियों से बनाती है। अपना जो कल्चर है उसके आधार पर सेना बनती है। ये कोई विदेशी सेना नहीं है। तो इससे जो खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत नुकसानदायक है। 4 साल के बाद ना तो उसको पूर्व सैनिक का श्रेणी में आएंगे और ना वो वेतन उसके समान मिलेगा। उसका कैटेगरी अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जो ठप्पा लगेगा ना रिजेक्ट वाला, कि सेना की भर्ती में एक प्रांत का कोटा होता है जो प्रतिशत के हिसाब से होता है कि युवकों का जो प्रतिशत है जनसंख्या उसके प्रतिशत निकाल कर ये बनाते हैं कोटा। अब ये कोटा चले गया है। इसमें किसी स्टेट का कोई कोटा नहीं रहा है, तो वो कोई प्रांत को लाभ है और अधिकतम प्रांतों को नुकसान है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।